हेलो स्टूडेंट, टैगोर जॉबनेर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आप आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 11th और 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जेईई मेंस, एडवांस में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से बार बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 7 मार्क्स का है, जिसमें आपके एक नंबर का क्वेश्चंस रहेगा और 2 क्वेश्चन 3 नंबर के आएंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब आप जो अनिश्चितताओं के बारे में गणना करेंगे वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसको आपने कक्षा 10th में भी पढ़ा है, जिसमें हमने इसकी एक सिंपल सी परिभाषा पढ़ी थी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी कुल अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल अनुकूल परिणाम फेवरेबल होते हैं, जो जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, उसमें हेड आता है या टेल आता है, वो आपके रहेंगे कुल अनुकूल परिणाम। और कुल संभव परिणाम कितना आ सकता है, वो संभव परिणाम रहेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला था। आगे आप देखेंगे प्रोबेबिलिटी में जो मैथ्स और प्रोबेबिलिटी में क्या सिस्टम है। आप मैथ्स के अदर टॉपिक पढ़ते हो और प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। मैथ्स के अदर टॉपिक में अगर मान लो आपको क्वेश्चंस को करने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है, तो अदर टॉपिक जैसे हम दूसरे टॉपिक मैथ्स के हैं प्रोबेबिलिटी के अलावा, उनको करने में अगर आपको 4 से 5 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन को करने में, तो 1 से 1.5 मिनट में आप उस क्वेश्चन के लॉजिक को लगा लेते हो, बाकी मैथ्स का काम रहता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में अगर 4 से 5 मिनट एक क्वेश्चन को करने में लगता है, तो यहाँ आपको अप्रोक्स 3 मिनट तो लॉजिक ढूंढने में लगते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। 1 से 1.5 मिनट मैथ्स का काम है, तो हमें प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए क्या करना होगा, उस पर लॉजिक पर जाना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कंडीशंस क्या क्या आती है। एक कॉइन को लेते हैं, आपने एक कॉइन लिया, कॉइन पर क्या क्या केसेस आ सकते हैं आप अपने विचार से देखिए। क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा क्या, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, अनसर्टेनिटी। क्या ये कंडीशन आ सकती है, किसी बंदे ने एक कॉइन को टॉस किया, वो बोलता है क्या क्या आ सकता है, बोथ हेड एंड टेल। कोई बोलता है साहब हेड ही आ सकता है, किसी ने कहा टेल ही आएगा, कोई बोलता है हेड या टेल। कारण क्या है, प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना था, अनिश्चितताओं को पढ़ते हैं, क्योंकि एक कंडीशन को लेकर कितने ट्रायल्स बन सकते हैं वो आपके सामने, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि कई बोलते हैं कि साहब मैंने सिक्के को उछाला और वो तो सीधा खड़ा हो गया, ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। उसमें केवल आपको कंडीशन जो मेजर कर सकते हैं, नेचुरल बातें करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा तो दुनिया भर की बातें होती है, और प्रोबेबिलिटी में आपको क्वेश्चन को समझने के लिए नेचुरली सोचना होगा, बनावटी चीजें काम नहीं आएंगी। देखिए बोथ हेड एंड टेल, जिसने ये कहा था, आप सोचिए एक सिक्के को आपने उछाला, उसका रिजल्ट आया, तो क्या कभी हेड और टेल एक साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब क्या कंडीशन रहेगी, 0%। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि साहब मैंने सिक्के को टॉस किया, उस पर हेड या टेल 50-50% चांसेस हैं, तो यहाँ आपके 50% चांसेस हेड के हैं, 50% चांसेस टेल के हैं। लेकिन आपने बोला कि हेड या टेल का मतलब क्या हुआ कि दोनों में से कोई भी आए मेरे तो चलेगा, ये कंडीशन रहेगी। मतलब 100% चांसेस हो गए, कारण के साहब सिक्के को उछाला तो हेड या टेल तो आना ही आना है। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी के अप्रोच से बात करता हूं, तो बोथ हेड एंड टेल को मैंने 0% दिया, मतलब क्या रिजल्ट आया आपके 0। 50% का मतलब क्या रहा, 0.5, टेल में 50% 0.5 और हेड या टेल में 100% मतलब 1। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1 और मिनिमम वैल्यू रहेगी 0। ये रिजल्ट हमें मिला, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से कम नहीं हो सकती। मतलब हम एक चीज कह सकते हैं कि नेगेटिव में कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी की वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी।
ना ही आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी 1 से एक्सीड करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके आने वाले वीडियोस में आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझना चाहते हैं, आने वाले सारे वीडियोस को देखें, उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमने अभी बात करी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से कम नेगेटिव नहीं हो सकती है, 1 से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे हम कई बार एक चीज़ नॉर्मली सुनते हैं कि आज बरसात हो सकती है, मतलब कोई बोलता है साहब इसकी 50% चांसेज हैं, कोई बोलता है 60% चांसेज है, लेकिन कई बार आपने ये भी सुना होगा कि 110% है साहब, ये काम तो होगा ही होगा। तो उसको सोच के आप ये नहीं कह सकते कि 110 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1.1 आपका रिजल्ट रहेगा, नहीं, वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो डिग्री है उस चीज की कि भाई आपने बोला कि आज बरसात होगी, ये केवल उसकी डिग्री बता रहा है, लेकिन कंडीशन आती है प्रोबेबिलिटी की, वो सर्टेन केसेस पर काम करती है। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी के अप्रोच को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट पर। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? यादृच्छिक प्रयोग। देखिए, प्रयोग नाम से आपको स्कूल लाइफ से एक चीज याद आती है कि हमने केमिस्ट्री में काफी एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन क्या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं? देखिए, आपने जब केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता था कि उसका रिजल्ट क्या आना है, पता था आपको कि साहब मैंने इस चीज का एक्सपेरिमेंट किया है, इसका रिजल्ट ये आएगा, तो वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाते हैं, वो तो आपको पहले से विदित है कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कोई साइंटिस्ट है, वो किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको पहले से पता नहीं होता है, तो वो चीज कहलाती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो अप्रोच सामने आती है हमारे निकल कर, कि एक जो रिजल्ट होता है वो हमें विदित नहीं होता है, वो हमें ज्ञात नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है एक से अधिक परिणाम हमें प्राप्त होने चाहिए, तो ही रैंडम एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में आता है, अन्यथा रैंडम एक्सपेरिमेंट की श्रेणी में नहीं होगा। जैसे हम एक बात करते हैं एक कॉइन के टॉस की, आपने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया, जो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, कॉइन हमारे पास 3 नाम से देखे जाएंगे। एक हमारे पास न्याय सिक्का होगा, ठीक है, और एक हमारे पास बायस्ड सिक्का होगा जिसमें हमने कुछ फेरबदल किया होगा। जैसे न्याय सिक्का होगा, न्याय सिक्के को हम उछालते हैं तो हमें 1/2 की श्रेणी वाली ही कंडीशन मिलती है कि या तो चित आएगा या पट आएगा। लेकिन जो बायस्ड सिक्का होगा जिसमें हमने कुछ परिवर्तन करें, उसमें आपको पहले से दे रखा होगा कि साहब इसमें 75% बार चित आता है या 60% बार जो भी आता है, तो वो कंडीशन कहलाती है बायस्ड। एक होता है अनबायस्ड, अनबायस्ड को ही हम न्याय सिक्का भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सिक्का आपने लिया जिसमें आपने क्या करा, 2 सिक्कों को मिलाकर उसको दोनों ही पक्ष क्या बना दिया, आपने हेड वाले बना दिए। अब आपने उसका टॉस किया तो आपके क्या आएगा, कंफर्म हेड आएगा, तो वो चीज हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है, हेड और टेल। तो हमारा जो सिक्का था उसने हमें क्या रिजल्ट दिया, हेड और टेल, तो ये किस में जाएगा साहब, यादृच्छिक प्रयोग में जाएगा। ऐसा कैसा, हमारे पास एक पासा है, पासे के कितने रिजल्ट आते हैं, 6 रिजल्ट आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको पता है कि आपने जब पासे को उछाला तो उस पर रिजल्ट क्या आने वाला है, उसमें हमें पता नहीं होता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा। मेरे अंदाज से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं हम इसके आगे एक चीज निकल कर आती है, आउटकम्स किसे कहते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं, जो प्रयोग हमने किया उसका जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट से जो वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें कि हेड आया या टेल आया, वो हमारे आउटकम्स होंगे। एक पासे को उछालते हैं, उस पर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, ये हमारे आउटकम्स होंगे। एक सिक्के को उछालते हैं, हमारे पास H या T आता है, वो हमारे आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब आउटकम्स के आगे हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी आप 11 से लेकर कॉलेज लेवल तक पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज्यादा आता है सैंपल स्पेस। कोई भी क्वेश्चन आपको हल करना हो उसके लिए सैंपल स्पेस आपको अच्छे से आना चाहिए।
सैंपल स्पेस होता क्या है, जितने भी किसी एक्सपेरिमेंट किसी प्रयोग में आउटकम्स आते हैं उनका एक समुच्चय जो होता है वो सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, हमने एक सिक्के को उछाला था, हमारे पास क्या आया था, हेड और टेल। हमने एक पासे को उछाला था, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आया। तो ये सारे जो एक समुच्चय के रूप में लिखे जाएंगे वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा, जिसे हम समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि। इसे सदैव एस से दर्शाते हैं, समष्टि को सदैव एस से दर्शाते हैं। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस होता क्या है, वापस में परिभाषा दे देता हूं आपको, जितने भी किसी प्रयोग से आउटकम्स आते हैं उनसे बनने वाला समुच्चय समष्टि कहलाता है। ठीक है, तो मैंने एक पासे को उछाला तो मेरी समष्टि क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने एक सिक्के को उछाला तो हमारी समष्टि क्या रहेगी, एस एच और टी। ये चीज हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, सेट थ्योरी में, समुच्चय में आप लोगों ने पढ़े थे। तो समुच्चय के वैसे काफी नियम थे, लेकिन मैं एक छोटा सा नियम आपको बता देता हूं जो हमारे सैंपल स्पेस में काम आता है। कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे आपने एक यहाँ लिख दिया तो दोबारा एक नहीं आएगा, इसका विशेष ध्यान रखें आप। जैसे इसमें एच और टी लिख दिया तो पुनः आपके एच नहीं आ सकता है। एक चीज आपको वहीं से याद करनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, कि समष्टि में आपके कितने अवयव हैं, ये हमारे पास बार बार काम आएंगे। टोटल नंबर ऑफ एस जो हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें 6 हैं, और इसकी बात करता हूं तो इसमें कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं। यहां देखिए आप, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु। और समष्टि क्या होती है, आउटकम्स के एक जो सेट बनता है वो हमारी समष्टि रहेगी, और समष्टि में जितने भी अवयव आते हैं उन्हें हम प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। लैंग्वेज में आपको बार बार इसलिए बोल के बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समष्टि बनाना सीखते हैं। समष्टि बनाने के लिए हमारे पास 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका सिक्का, पासा, और तीसरी चीज है ताश। सिक्के और पासे की हमने अभी बात करी थी। सिक्के में 2 आउटकम्स होते हैं, पासे में 6 होते हैं। अब ताश में क्या रहता है, तो ज्यादातर तो वैसे हम लोग ताश से काफी परिचित हैं, लेकिन फिर भी हम ताश के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे हैं जिन्होंने ताश नहीं खेली होंगी। ठीक है, तो ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश को बोलते क्या है, प्लेइंग कार्ड्स। मैं दोनों ही माध्यम को लेकर चल रहा हूं कि किसी को दिक्कत ना रहे। ताश में 52 पत्ते रहते हैं। 52 पत्तों में 2 तरह के रंग होते हैं, एक तो काला और एक लाल। मतलब 52 पत्ते थे, उनके 2 भाग हुए, काला और लाल, तो कितने कितने पत्ते हो गए, 26। ठीक है, अब जो काला है, काला रंग होते हैं, और एक लाल रंग रहेगा, 26-26। आपके हर, आज से आप कम से कम 6 साल पुराने पेपर उठा के देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपके ताश पर 100% आपको देखने को मिलता है। तो ताश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं। काले में भी 2 पत्ते रहेंगे, 2 सूट रहेंगे। काले में कौन सा, एक तो हुकुम और चिड़ी। लाल में पान और ईंट। हुकुम को स्पैड्स बोलते हैं, चिड़ी को क्लब्स बोलते हैं, पान हर्ट्स होता है, और ईंट डायमंड। ठीक है, यहां तक तो आप पहुंच गए। मतलब ये 26 थे, 26 के फिर 2 टुकड़े हुए, मतलब 13 और 13 पत्ते। यहाँ पान और ईंट के भी 13-13 पत्ते होंगे। इनको हम सूट बोलते हैं, कि एक प्रकार का सूट। तो ताश के 52 पत्तों में अगर कलर की बात चले तो 2 डिवाइडेशन होंगे, काला और लाल। अगर सूट की बात चलती है तो 4 प्रकार के होंगे, प्रत्येक में 13-13 पत्ते रहेंगे। देखिए हमारे पास 52 पत्ते थे, 26-26 तो रंग में हो गए, और सूट की बात करेंगे तो 13-13 पत्ते हो गए। 13 पत्ते होते कौन कौन से हैं, हम एक बार देख लेते हैं। सभी में समान रहेंगे, मैं सब में नहीं लिखूंगा, एक में लिख देता हूं, उससे आप सारों में ही समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले होता है आपके पास सिक्का, एस, बादशाह, किंग, बेगम,
क्वीन, गुलाम, जैक बोलते हैं जिसे, और फिर आपके पास 10 से लेकर 2 तक, तो 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे हमारे पास, बाकी 10 से लेकर 2 तक टोटल मिला के 13 पत्ते रहेंगे, सभी में सेम रहते हैं। यहाँ से ये मैंने लिखा ऐसा एक कारण है कि प्रत्येक इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, अगर हम 52 पत्तों में बात करें तो 4 इक्के होते हैं हमारे पास, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है और 4 गुलाम होते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार प्रत्येक पत्ता भी 4 रहते हैं। इसके बाद में बात आती है बादशाह, बेगम और गुलाम, इनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। फेस कार्ड मतलब फोटो होती है। तो आपके कई बार प्रश्न पूछा गया है कि एक पत्ता निकाला जाता है, उसका फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सूट में आपके पास 3 पत्ते फोटो वाले हैं, तो आपके पास 4 सूट में कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है। 12 पत्ते हमारे पास फेस कार्ड होंगे। टोटल पत्ते फेस कार्ड वाले हमारे पास 12 हैं। ये आपके ताश के बारे में था, तो ताश के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम सैंपल स्पेस पर आते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम सैंपल स्पेस बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब भी एग्जांपल हम आगे सॉल्व करेंगे उनमें सबसे ज़्यादा सैंपल स्पेस बनाना होगा आपको। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। दोनों का मतलब एक ही है, आप चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, आपके क्या परिणाम आएंगे, कैसे आएंगे देखिए। मैंने 2 सिक्के लिए, पहला और दूसरा सिक्का। आप देखिए पहले सिक्के में क्या क्या मिलता है हमें, अभी हमने पहले करा था, आउटकम्स क्या होंगे? हेड और टेल, सेम कंडीशन। दूसरे सिक्के में रहेंगे हेड और टेल, वो चाहे 5 का हो चाहे 10 का हो, सब में हेड और टेल, चित और पट। मतलब हमें पहले में 2 कंडीशन मिली, दूसरे में 2 कंडीशन मिली, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर टोटल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? टोटल परिणाम हमारे पास होंगे 4। तो हमें सबसे पहले तो ये चीज पता चल गई कि सैंपल स्पेस में हमारे एलिमेंट्स कितने होंगे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 4, ठीक है। आपके पास सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं। अब उन एलिमेंट्स को हम लिखना सीखते हैं, कैसे लिखे जाएंगे। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका, समुच्चय बनाते हैं। पहले में हमारे पास, आपने पहला एक सिक्का टॉस किया, उसमें हमारे पास हेड आया। अब आपने दूसरा सिक्का टॉस किया, आपके पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। बनाना बहुत इजी है। एक को आप स्थिर कीजिए, दोनों दूसरे वाले में वेरिएशन कर दीजिए, फिर दूसरे वाले को स्थिर कीजिए और फिर दूसरे वाले में वेरिएशन कर दीजिए। तो H, और इसमें क्या आया? H। हो सकता है इस H के साथ आपके पास T आया हो, ठीक है। H का काम खत्म हो गया, दोनों के साथ हो चुका इसका। फिर T के साथ हो सकता है H आया, और T के साथ हो सकता है T आया हो। इस प्रकार आपको सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर देता हूं। 2 सिक्के हैं हमारे पास, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के पर हमारे पास 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। पहला हमारे पास HT रहेगा, दूसरे में भी HT रहेगा। टोटल एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे मुझे? 4। आगे देखिए, सैंपल स्पेस में पहले इस H को लिया, उसके साथ H आ जाएगा, T आ जाएगा, फिर इस T को लिया, इसके साथ हमारे पास H आ जाएगा और T आ जाएगा। इस प्रकार हमारा ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। किसका? एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला जाता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला जाता है। यहां हम क्रम की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें पहले सिक्के को उछालना है या पासे को उछालना है, ठीक है। तो अभी मैं पहले सिक्के को लेकर चल रहा हूं, उसके बाद में पासे को लेकर चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे। तो देखिए सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे। सबसे पहले मेरे पास एक सिक्का है, वो मुझे हेड या टेल देगा, मतलब 2 रिजल्ट मुझे सिक्के से मिलेंगे। फिर हमारे पास पासा है,
पासे को मैंने टॉस किया या उछाला, क्या मिलेगा मुझे? 6 रिजल्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 या 6, मतलब यहाँ 6 परिणाम मुझे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए एक सिक्का और एक पासे को मैंने उछाला, मुझे देखना है कि टोटल रिजल्ट कितना होगा। तो और सिक्का एंड पासा मतलब क्या होगा? 2 गुणा 6, टोटल रिजल्ट हो जाएगा 12। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ किसकी? एक सिक्के को और एक पासे को उछालने पर हमारे सैंपल स्पेस में टोटल रिजल्ट जो आएंगे वो 12 आएंगे। ठीक है, बात आती है सैंपल स्पेस बनेगा कैसे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन S12। देखिए वही बात, पहले मैंने एक सिक्के को उछाला, उस पर H आया, H के साथ अब पासे पर क्या क्या आ सकता है? तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो H के साथ मैंने पहले 1 लिया, H1 हो सकता है, H2 हो सकता है, H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है। जब H का काम 1 2 3 4 5 6 तो कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या आ सकता है हमारे सिक्के पर? T आ सकता है, T1 T2 T3, नीचे ले लेते हैं, T4 T5 और T6। इस प्रकार आपको एक सिक्का और एक पासे को एक साथ उछालने पर जो रिजल्ट मिलेंगे, जो सैंपल स्पेस होगा, वो हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट से बना होगा, जिसमें H1 H2 H3 H4 H5 H6 और T1 से लेकर T6 तक होगा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं हम सैंपल स्पेस पर। तो एक सिक्के को 4 बार उछालने पर कितने प्रतिदर्श परिणाम प्राप्त होंगे हमारे पास? तो देखिए वही सिंपल सी अप्रोच है, पहले सिक्के में 2, दूसरे में 2 परिणाम, तीसरे में 2 परिणाम और चौथे में 2 परिणाम। टोटल हमारे पास 16 एलिमेंट्स होंगे किसमें? हमारे सैंपल स्पेस में। वही कंडीशन ये क्या देगा? H और T, ये भी H और T, H T H T। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा? वही S से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, 4 का बनाना काफी टिपिकल है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल वापस से लिया है आपके लिए। H, तो देखिए H के साथ क्या आ सकता है? H H H, यहाँ से H को मैंने फिक्स किया और इनके साथ वेरिएशन ले लिया। अब मैं एक एलिमेंट को चेंज करता हूँ, H H H T, H H T H, इस T को उठाकर मैं इधर ले आया, फिर वापस मैंने इसी को सेम चेंज करना है, H T H H, फिर वापस आ जाएगा T H H H। देखिए मैंने लास्ट से स्टार्ट करा था, फर्स्ट पर आ गया, मतलब इसका काम खत्म हो चुका है। आगे अब आप H H T T ले लीजिए। यहाँ देखिए फिर मैं वेरिएशन करता हूँ, H T H T H T T H। फिर देखिए ये जो T था इससे इस तरफ आ चुका है, तो H T T H बना। अब इस T को हम आगे लेकर आते हैं, T H T H, उसके बाद में इस T को भी आगे लेकर आता हूं, तो मैं T T H H। यहाँ देखिए H T T H तो बन चुका, लेकिन T H H T हमारे पास नहीं आया, तो T H H T। ठीक है, अब देखिए 2 H और 2 T का काम पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 3 T ले लेते हैं, H T T T। यहाँ से आगे जाएगा T H T T, फिर T T H T और T T T H, और लास्ट हमारे पास आएगा T T T T। इस प्रकार आपके एक सिक्के को 4 बार उछालना या 4 सिक्कों को एक साथ उछालने का रिजल्ट आएंगे, और टोटल रिजल्ट कितने होंगे? 16। एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितने आ गए? 16। तो ये था आपके पास एक एग्जाम्पल